Hello friends, this is Renu Uppal. Welcome back to my channel Roots of Special Education. गाइस, आज के सेशन में हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट के टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस सेशन में हम लोग ग्रोथ डेवलपमेंट, इनका मीनिंग, इनके बीच में डिफरेंस और डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की चर्चा कर चुके हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। गाइस, इस सेशन को समझने से पहले आपको मीनिंग और डिफरेंस समझना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे सेशन। आज का सेशन गाइस है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर, मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक एंड इवन आपके थ्योरी पेपर का, आपके एग्जामिनर या पेपर सेटर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक एंड कैन से। इसमें आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने के लिए आपको पेपर में मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विकास के सिद्धांत क्या होते हैं? तो सिद्धांत समझने से पहले हमें जरूरी है कि हम डेवलपमेंट या विकास को समझे कि विकास होता क्या है। ये एक तरह का रिकैप है गाइस, ऑलरेडी हम लोग डेवलपमेंट को समझ चुके हैं। डेवलपमेंट क्या होता है राइट? इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज अ प्रोसेस। और किस तरह की प्रोसेस है? ये प्रोसेस ऑफ चेंज है। एनी रैंडम चेंज कैन नॉट बी डेवलपमेंट। अब कोई भी जो जो डेवलपमेंट कंटिन्यूशन में ना हो, जो डेवलपमेंट जो है वो रैंडम हो, ओके, और लगातार नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वो आपका डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। डेवलपमेंट क्या है? परिवर्तन है, चेंज है। कब होने वाला? वो परिवर्तन जो कंसेप्शन से लेकर के टिल डेथ जो है वो होता रहता है। डेवलपमेंट नॉट ओनली हैपेंस इन द ह्यूमन बींग्स, सिर्फ ह्यूमन बींग में नहीं होता है, एनिमल्स में भी होता है। इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। और बोथ आर इंटरचेंजेबल टर्म। जनरली हम लोग जो है इसको इंटरचेंज करके पढ़ते हैं, लेकिन हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि ग्रोथ जो है वो एक नैरो कंसेप्ट है, जो कि डेवलपमेंट के अंदर ही समाहित है, डेवलपमेंट का ही पार्ट है एक तरह से, है ना। जनरली जो है फिजिकल डेवलपमेंट जो है, जिसमें हम लोग बच्चे के फिजिकल जो चेंजेस हैं उनकी जो है बात करते हैं, वो ग्रोथ का ही पार्ट होता है। जो ऑब्जर्वेबल होते हैं, मेजरेबल होते हैं फिजिकल चेंजेस, दैट इज ग्रोथ, है ना। और जो कि मेच्योरिटी के साथ में जो है वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कभी स्टॉप नहीं होता है। डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रिंसिपल्स होते क्या है, सिद्धांत होता क्या है। इट मीन्स व्हाट आर द फंडामेंटल और बेसिस और लॉज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का बेस क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट का लॉ, नियम कानून क्या है? किसके आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज का बेसिस जो होता है, रूल्स होते हैं, आधार होता है, उसी को हम उसके जो है प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रिंसिपल डिस्कस करने जा रहे हैं डेवलपमेंट के, ठीक है। तो डेवलपमेंट के बहुत से प्रिंसिपल्स हैं गाइस, उनमें से हम लोग जो है सबसे पहला प्रिंसिपल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट कैसा है? निरंतरता का नियम, जिसे आप लोग कह सकते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्यों सतत प्रक्रिया है? इट इज कंटिन्यू, इट फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, विच मीन दैट डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट स्टार्ट विद द प्रीनेटल और कंसेप्शन एंड एंड्स विद द डेथ, जो कि लगातार कंटिन्यूअस, जिसे आप कह सकते हैं वॉर्म टू टॉम, है ना। आपका जो है वो माँ के गर्भ से लेकर के और आपका जो है टिल डेथ जो है, कब्र तक जो है वो आपका ये जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। वो कब रुकता है? डेथ के साथ ही रुकता है वो, ठीक है। बच्चा पैदा होता है, बच्चे से फिर वो बड़ा होता है, ठीक है। किस तरह से चाइल्ड जो है वो अडल्ट बनता है, अडल्टहुड जो है वो ओल्ड एज में चेंज होता है, और देन कम्स द डेथ विच एंड्स द लाइफ साइकिल। इस तरह से लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और इस कंटिन्यूशन के साथ साथ में बच्चे का जो विकास है वो भी लगातार जो है वो चलता रहता है। इस पिक्चर के द्वारा आपको ये मेरी बात जो है वो क्लियरली, किस तरह से एक साइकिल है वो इस तरह से साइकिल के रूप में चलता रहता है। इसलिए कहते हैं इसे इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके। तो ये था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ मूव टू द सेकंड प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब कहते हैं कि विकास तो सबका हो रहा है, हर बच्चे का विकास होता है, लेकिन क्या ये विकास एक जैसा होता है? तो कहते हैं नहीं जी, एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इवन कहते हैं कि जो ट्विंस हैं उनका भी विकास एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है और आपने सुना भी होगा कि जो डेवलपमेंट है गाइस वो आपका
हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, दोनों की वजह से होता है, किसी भी एक का रोल हम कम या ज्यादा जो है वो नहीं कह सकते हैं। दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है डेवलपमेंट में। तो ये जो चीज है, ये जो कॉज है, वो जो है डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा कर देता है। किसी को एनवायरनमेंट कैसा अलग अलग मिल रहा है, किसी की हेरिडिटी जो है वो अलग अलग है। इवन जो ट्विंस है, ठीक है, जिनके पेरेंट्स सेम हैं, लेकिन फिर भी वो ट्विंस भी जो है वो सेम नहीं हो सकते हैं। हो सकता है उनका एनवायरनमेंट अलग अलग हो, अपब्रिंगिंग अलग अलग हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करती हैं। सम चिल्ड्रंस आर मोर एक्टिव व्हाइल अदर्स आर मोर पैसिव इन द सेम एज। हम देख सकते हैं हमारे आसपास में कि किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे जो है वो जल्दी जो है वो चलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे देरी से चलना सीखते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे देरी से बोलना सीखते हैं। सेम यदि हम देखें, हमारे आसपास में एक ही एज का, एक 5 साल का दो बच्चे हैं, एक तो बहुत एक्टिव है और एक इतना एक्टिव नहीं है, है ना। बॉयज और गर्ल्स के बीच में भी हम डिफरेंस देख सकते हैं कि किस तरह से जो है उनके डेवलपमेंट के जो रेट है उनमें जो है वो बहुत डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिलता है। किस तरह का डिफरेंस होता है हम सब जानते हैं। जनरली अगर हम देखें तो अगर गर्ल्स की बात करें, सेम एज के गर्ल्स और बॉयज हैं, तो अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में जो है वो मेच्योरिटी जल्दी देखने के लिए मिलती है, बजाय कि बॉयज के अंदर जो है। ठीक है, तो इसका मतलब है लड़के और लड़कियों के विकास का जो दर है वो भी अलग अलग होता है। तो इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो कि कॉज्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है दोनों के कारण जो है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो आते हैं। ठीक है, तो बच्चे तो अलग अलग छोड़िए, आप ट्विंस भी जो है वो सेम नहीं हो सकते। ये चीज हमको हमेशा ध्यान में रखनी है। ना मूव टू द नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल। विकास जो है वो अचानक से नहीं होता है, एकदम से नहीं होगा। ठीक है, कि आज बच्चा पैदा हुआ है और कल वो भागना शुरू हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नेचुरल प्रोसेस है। इसकी स्टेजेस होती हैं, एक ऑर्डर होता है, ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे जो है वो विकास होता है। ऑल लिविंग बींग्स डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर ओन पेस। और सबका अपने जो है वो गति होती है विकास की, हर जीव की, हर चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो इंसान, सबकी जो है वो अपनी अपनी गति होता है। ये अचानक से जो है वो जो है डेवलपमेंट जो है वो नहीं होता, ग्रेजुअल होता है। हर चीज की एक स्टेज होती है। इतने समय में बच्चा बैठना सीखेगा, इतने में खड़ा होना, इतने में सपोर्ट से चलना, इतने से इंडिपेंडेंटली चलना, भागना, चीजों को समझना, इवन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जितने भी प्रकार के आप डेवलपमेंट के एरियाज ले लीजिए, सारे जो है वो कैसे होते हैं, ग्रेजुअल होते हैं, क्रमिक होते हैं, क्रमानुसार होते हैं, नेचुरल प्रोसेस होती है। ठीक है, तो हर बच्चा जो है अपनी गति के अनुसार, पेस का मतलब क्या होता है, गति। हर बच्चे की अपना विकास की एक गति होती है और उसी गति से जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बच्चे में होते हैं। तो दिस वाज द डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, क्रमिक होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, द डेवलपमेंट इज को रिलेटेड। डेवलपमेंट की हमने डिफरेंट डोमेन्स की बात करी थी, जैसे कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव है, सोशल है, लैंग्वेज है, मोरल डेवलपमेंट है। तो कई तरह के डेवलपमेंट है। तो ये जो डेवलपमेंट है guys, सारे जो है वो इंटर रिलेटेड होते हैं। अब ये इंटर रिलेटेड का क्या मतलब होता है, ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट is dependent on another and thus influences the other development। का इसी आईडी नहीं है, is है। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं कि जनरली हम देखते हैं कि इट इज सीन दैट द चाइल्ड हुज मेंटल डेवलपमेंट इज अबव एवरेज इज आल्सो सुपीरियर इन सो मेनी अदर एस्पेक्ट लाइक हेल्थ, सोशियबिलिटी एंड स्पेशल एप्टीट्यूड। हम जब डिसेबिलिटी की फील्ड में काम कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो हम ये चीज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब एक बच्चे का आईक्यू जो है वो एवरेज से कम होता है या फिर अबव एवरेज होता है, दोनों ही सिचुएशन में जो है यदि कम होगा तो बाकी जितने डोमेन्स हैं विकास के वो भी उसी से प्रभावित होंगे। सोशली भी दिक्कत होगी, हेल्थ वाइज है ना, और जो उसके स्पेशल एप्टीट्यूड्स हैं, इन सब में जो है वो उनमें भी जो है वो बिलो एवरेज ही होगा। और यदि यही चीज मेंटल डेवलपमेंट अबव एवरेज है, ठीक है, औसत से ज्यादा है, तो आप देखिएगा सोशल भी बहुत अच्छा होगा, कॉग्निटिव भी बहुत अच्छा होगा, बच्चे की लैंग्वेज और अदर जो एरियाज हैं, चाहे वो मोरल है की बात करिए, सोशल की, कॉग्निटिव की, किसी भी तरह के डोमेन की बात करेंगे, तो सारे डोमेन्स जो है वो किस तरह से होंगे, वो सारे एरियाज जो है वो प्रभावित होते हैं। क्यों, उसके पीछे बेस क्या है, बिकॉज डेवलपमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड या को रिलेटेड होता है, सहसंबंधित जो है वो होता है।
ठीक है। तो ये होता है आपका डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड का प्रिंसिपल, इंटर रिलेटेड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, परिपक्वता और सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ये क्या होता है मैच्योरेशन एंड लर्निंग? मैच्योरेशन हमने गाइस लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, कि बच्चे के अंदर इननेट पावर्स हैं, इननेट जो है एबिलिटीज हैं, लेकिन वो इननेट एबिलिटीज जो हैं वो पैदा होते ही सारी जो है वो बाहर नहीं आ जाएंगी। वो कब बच्चे की जो इननेट एबिलिटीज जो है वो बाहर निकल करके आएंगी, कब आएंगी? जब उसका सही समय आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जब उसका डेवलपमेंट होएगा। जब बच्चा 1 महीने का है तो 1 महीने की मेच्योरिटी होगी, 8 महीने का है तो उसके हिसाब से, और जब बच्चा 8 साल का हो जाएगा तो मेच्योरिटी जो है वो उसके अकॉर्डिंग होगी। तो अब मेच्योरिटी का सीखने से क्या संबंध हो गया भाई, है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेच्योरिटी किस चीज का पार्ट है। मेच्योरिटी आपका, जैसे ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के ही अंदर समाहित है, ऐसे मेच्योरिटी भी डेवलपमेंट के अंदर ही समाहित है। ठीक है, किस तरह से वो जो पावर्स, किस तरह से वो जो उसकी इननेट एबिलिटीज हैं वो उभर करके बाहर आती हैं, कब आती है? समय के अनुसार आती है, जिसको हम लोग मेच्योरिटी बोलते हैं। तो वो हेरिडिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो लर्निंग जो है इन दोनों के ऊपर ही बेस्ड होती है, सीखना, क्योंकि लर्निंग और डेवलपमेंट का कनेक्शन है ना। तो किस तरह से इसके ऊपर बेस्ड होगी? इफ अ चाइल्ड इज कीन टू लर्न समथिंग बट लैक्स मैच्योरेशन, देन ही विल नॉट बी एबल टू लर्न इट। भाई बच्चा यदि 6 महीने का है और वो चाहे कि मैं दौड़ करके चीजों को पकड़ लूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दौड़ेगा लेकिन जब वो उतना मैच्योर होगा तब। अभी 6 महीने में बच्चा वो कार्य को जो है वो नहीं से कर सकेगा। ठीक है, अभी अगर एक 2 साल का बच्चा जिसने अभी अभी चलना सीखा है और वो सोचे कि मैं तो जी गाड़ी चला लूं, तो इट्स नॉट पॉसिबल, है ना? मैं साइकिल चला लूं, तो वो चलाएगा, जरूर चलाएगा, लेकिन जब उसका उतना मेच्योरिटी लेवल होगा, वो क्षमताएं उसके अंदर हैं, बिल्कुल है, हेरिडिटरी भी है, लेकिन जब उसको एनवायरनमेंट मिलेगा, समय आएगा, उतनी उसकी मेच्योरिटी होगी, उतना सभी एरिया का डेवलपमेंट होगा, तब वो चीजों को सीख पाएगा। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रही हूँ मैं? कि मेच्योरिटी जो है वो लर्निंग को प्रभावित करती है, दोनों एक दूसरे से जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जितनी मेच्योरिटी, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा मेच्योरिटी आती चली जाएगी, और जितना मेच्योर होगा उसी के अकॉर्डिंग ही जो है बच्चा चीजों को सीखता चला जाएगा। ठीक है, लाइक 8 मंथ, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया कि लाइक 8 मंथ ओल्ड चाइल्ड कैनॉट यूज लैंग्वेज एज द इन्फेंट्स ब्रेन हैज नॉट येट अटेन दैट मेच्योरिटी लेवल टू टॉक। कह रहे हैं कि 8 महीने का या 1 साल का बच्चा जिसने अभी अभी पहला शब्द बोलना सीखा है, अब वो चाहे तो और बच्चों की तरह 4 साल के 5 साल के बच्चे की तरह लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, अपनी बात को बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसका ब्रेन जो है वो इतना डेवलप नहीं हुआ है, इतना मैच्योरिटी लेवल उसने अटेन नहीं किया है कि वो अपनी बात जो है वो बड़े बच्चों की तरह या 4 साल 2 साल के बच्चे की तरह कह सके। क्यों? क्योंकि उसका मैच्योरिटी लेवल तो 8 महीने का है सिर्फ। समझ रहे हैं? तो इस तरह से डेवलपमेंट, मेच्योरिटी, लर्निंग, हेरिडिटी, ये आपस में गाइस कनेक्टेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट कि डेवलपमेंट जो है वो कैसा होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। कहते हैं कि जनरल टू, अब ये जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है गाइस, कि बच्चा जो है वो हर बात के लिए जो है स्टार्टिंग में जो है वो चीजों का कैसा रिस्पॉन्स देता है, जनरल रिस्पॉन्स देता है, और फिर धीरे धीरे जो है वो स्पेसिफिक। अगर आपको याद होगा तो हमने जब टीचिंग प्रिंसिपल्स किए थे तो उनमें भी एक प्रिंसिपल था आपका, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जनरल टू स्पेसिफिक, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं टीचिंग के, लर्निंग के। ठीक है, तो वही वो प्रिंसिपल इसी पे ही बेस्ड है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है उसका बेसिक ही यही होता है, उसका फंडामेंटल लॉ ही यही होता है कि वो हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पहले बच्चा चीजें जनरल सीखता है। ठीक है, इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट जनरल एक्टिविटी ऑलवेज प्रोसीड स्पेसिफिक एक्टिविटी। अब इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि बच्चा जो है शुरुआत में जब बच्चा छोटा होता है तो कोई भी चीज होएगी, कोई भी चीज उसको, कोई मारेगा तब भी, कोई चीज उसको चाहिए तब भी, भूख लगी है तब भी, है ना, कोई चीज किसी ने उससे ले ली है तब भी, जब वो अपनी बात नहीं कर पा रहा है, हर सिचुएशन में वो एक जनरल बिहेवियर करता है। वो क्या करता है? क्राई करने का, रोने का बिहेवियर करता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी मेच्योरिटी लेवल बढ़ती चली जाती है, अब वो अपना जो बिहेवियर है, अब जो अपना वो एक्सप्रेशन है, वो कैसा करना शुरुआत हो जाता है, स्पेसिफिक करने लग जाता है। अब अगर उसको भूख लगी है तो वो बोल के बताएगा कि मुझे भूख लगी है। ठीक है, आप क्यों रो रहे हो?
तो क्योंकि मुझे भूख लगी है मैं इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए मैं उदास हूँ। आप क्यों रो रहे हो? क्योंकि मुझे वो खिलौना चाहिए। आप क्यों रो रहे हो? क्योंकि उसने मुझे मारा है। तो अब वो जो है अपना जो रिस्पॉन्स है, अब वो कैसा देगा? स्पेसिफिक देगा, स्पेसिफिक होगा उसका जो रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये है आपका जनरल टू स्पेसिफिक। हर हर एरिया में, हर जितने भी डोमेन्स हैं उनमें सब में जो है बच्चा जो है वो पहले जनरल चीजों को सीखता है, सामान्य चीजों को सीखता है, और फिर वो धीरे धीरे जो है वो स्पेसिफिक जो है वो करना शुरू हो जाता है। आप जैसे सिंपल एग्जांपल, जनरल चीजें, अब बच्चा जब राइटिंग स्किल सीख रहा है तो जनरल है ना, सर्कल, सेमी सर्कल, स्लैंटिंग लाइंस, और ये सारी चीजें ज्योमेट्रिकल शेप्स जो है इन जनरल वे में सीखेगा। फिर उसको स्पेसिफाइड करने लग जाता है कि कौन से स्वर को बनाने में, कौन से व्यंजन को बनाने में, या कौन से लेटर को बनाने में, कौन से नंबर को बनाने में। देखिए आप सारी जितनी भी विजुलाइज करिए, जितने भी स्वर व्यंजन है या फिर जितने भी आपके अल्फाबेट है, सब में कहीं ना कहीं यही ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज हो रही है। तो अब क्या करेगा? अब उसने सारी जनरल चीजें सीख ली है। अब जब उसका रिस्पॉन्स होगा तो स्पेसिफिक होगा। लाइक सो फॉर एग्जाम्पल, ए फॉर एप्पल बनाना है तो क्या होगा? दो स्लैंटिंग लाइन को मिला करके बीच में उन दोनों को मिलाना है, एक आड़ी लाइन बनानी है, दो खड़ी टेढ़ी लाइन है, और बीच में एक जो है वो कैसी लाइन है, बीच में उनको मिलाने वाली। तो क्या बन गया उसका? लेकिन है तो ये तीनों लाइन ही है ना, तीनों जो है वो कैसी है? रेखाएं हैं, आड़ी टेढ़ी रेखाएं। लेकिन अब वो जनरल वाली जो इतने रेखाएं बनानी सीखे थे, अब उनको स्पेसिफिकली बनाने लग गया है, कौन सी लाइन जो है वो कहाँ पे लगेगी, तो लेटर ए बनेगा। क्लियर? एक डंडा और दो जो है वो हाफ सर्कल मिला करके बनाने से पी बन रहा है, हाफ सर्कल बनाने से जो है वो कहीं ना कहीं सी बन रहा है। तो ये सब क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक। हर एरिया में ये चीज जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये था आपका प्रिंसिपल, जनरल टू स्पेसिफिक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट और लिटिल बिट डिफरेंट जो हमको लगता है। तो लेकिन कोशिश करूंगी इस प्रिंसिपल को आसान बनाने की गाइस, कि डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न ऑफ सीक्वेंस, अ पैटर्न ऑफ ऑर्डर, है ना। एक ऑर्डर होता है, विकास अनुक्रम के पैटर्न का अनुसरण करता है ना। या फिर आप इस प्रिंसिपल को कह सकते हैं डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल, डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट में। ठीक है, तो डेवलपमेंट कहते हैं सिक्वेंशियल और ऑर्डरली होता है, एक सीक्वेंस में होता है ना। इसमें एक ऑर्डर है, पहले ये ऑर्डर में, इस ऑर्डर में आएगा, फिर इसमें ऐसे जंप नहीं करेगा, रैंडम नहीं होगा कि कभी ये हो जाएगा फिर 36 मंथ वाला हो जाएगा फिर से कि 20 मंथ वाला होगा, नहीं। एक ऑर्डर में होगा, 9 मंथ, 12 मंथ, 16, 20, 24, लाइक दैट, है ना। द पैटर्न इन जनरल इज द सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल। ये जो पैटर्न है वो सभी इंडिविजुअल के लिए, इवन सभी चाहे वो जानवरों के लिए, सब में जो है एक सीक्वेंस जो है वो फॉलो होता है, एक ऑर्डर फॉलो होता है। ऑल लिविंग थिंग्स, whether animals, plants or human being, follows a pattern of development peculiar to it। ठीक है, तो सब एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो आपके जो है वो ह्यूमन बीइंग हो। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे की बात ले ली, अब यहाँ बात बात कर रहे हैं बच्चे की, कंसेप्शन हुआ है, तो बच्चा एकदम से जो है वो बड़ा हो नहीं जाता रातों रात में, है ना। अब बच्चे को 9 मंथ का जो, ये जो आपका सबसे छोटे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, तो कंसेप्शन से यहाँ तक आने में भी जो है 9 मंथ का पीरियड लग रहा है, और फिर धीरे 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 कैसे कि बच्चे का विकास हो रहा है, उनमें एक समय लग रहा है। रातों रात में ऐसा बच्चा जो है वो डेवलप होकर के, बड़ा होकर के नहीं चलने नहीं लग जाएगा, उसमें समय लगेगा, है ना। धीरे धीरे बच्चा जो है वो लेवल्स को क्रॉस करता चला जाता है। हमको सबको पता है बच्चा क्रॉलिंग करेगा, फिर सिटिंग, स्टैंडिंग, और आपका जो है वो वॉकिंग, हर चीज में क्या है, वॉकिंग में भी पहले अगर हम स्टैंडिंग की बात करूं तो पहले सपोर्ट से करेगा, फिर इंडिपेंडेंटली करेगा, और फिर जो है वो आपका जो है वो इस तरह से दौड़ना, जंपिंग, ये सारी बाकी बाकी की मोटर स्किल्स जो है वो होनी शुरू हो जाएंगी। तो इवन पेंसिल भी पकड़नी है तो भी जो आप देखेंगे कि उसमें जो है वो बच्चा जो है किस तरह से एक सीक्वेंस में चीजों को पकड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी, एक पैटर्न को जो है वो फॉलो कर रहा है बच्चा। अब ये, इसको हम लोग कहते हैं टू डायरेक्शनल है गाइस, है ना। इसे दो दिशाओं में देखा जा सकता है, बहुत ही कॉमन है, और थोड़ा ट्रिकी है वाइवा का, और आपके जो है एग्जाम का जो है बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन मैं आपको कह सकती हूँ। तो ये टू डायरेक्शनल होता है गाइस। पहला होता है आपका कंटिन्यूस और ऑर्डरली प्रोसेस तो है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी बोले, दो दिशाओं में होता है। ये दो दिशाएं कौन सी है? पहला है सिफेलिक ऑर्डर, और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो ये सिफेलिक ऑर्डर क्या होता है, यानी कि जो आपका डेवलपमेंट है वो हेड टू टेल हो रहा है। दिस फर्स्ट पिक्चर इज सिफेलिक ऑर्डर, हेड टू टेल, है ना। आपका जो है सिर से वो नीचे की तरफ जो है, पैरों की तरफ जो है उसका डेवलपमेंट
हो रहा है, जिसको आप इस पिक्चर के साथ ध्यान रखिएगा। ये दो पिक्चर दी हुई है और ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर है इसके साथ कनेक्टेड है, ये भी सिफेलिकॉर्डल का एग्जांपल है। और जो सेकंड वाली है प्रॉक्सिमल डिस्टल का है गाइस, सेंट्रल टू पेरिफेरी, है ना, बीच आपका जो है वो कहाँ से होता है, इसमें आपका बच्चे का अंदर से जो है वो बीच से जो है वो बाहर की साइड पे, आउटर साइड पे जो है वो उसका जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट पिक्चर ये वाली जो पिक्चर है आपकी इससे कनेक्टेड है, और जो सेकंड पिक्चर है गाइस प्रॉक्सिमल डिस्टल की, सेंट्रल टू पेरिफेरी की, वो आपकी इससे कनेक्टेड है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा गाइस कि ये दोनों के में बेसिक डिफरेंस है क्या एक्चुअल। डायरेक्शन की जब हम बात करें तो पहला सिफेलिकॉर्डल को हम समझेंगे हेड टू टेल, है ना, ये पिक्चर और ये वाली। तो हेड टू टेल वो क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले जो बच्चे का जो विकास होता है गाइस, विकास की क्रिया का आरंभ वो सिर से होता है। और इवन भ्रूणावस्था में भी पहले सिर का विकास होता है और फिर सिर के पश्चात बच्चे की धड़, बच्चे की टांगे आदि का जो है वो विकास होता है, यानी हेड टू टो आप इसे कह सकते हैं कि बच्चे का सिर का। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं कि बच्चा जो है सबसे पहले, आप जब आपको याद होगा जब मैंने आपको स्क्रीनिंग शेड्यूल बताया था तो वहां पे भी आपको हमने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की बात करी थी। तो सबसे पहले क्या आता है कि बच्चा 2.5 से 3 महीने के अंदर क्या करता है, गर्दन को संभालना सीख रहा है। सबसे पहले पैरों को कभी नहीं संभालेगा बच्चा, क्यों? क्योंकि वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है डेवलपमेंट के। तो यहाँ पे भी आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं कि बच्चा पहले अपने सिर को, ऊपर वाले हिस्से को जो है वो कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद में जो है वो बीच का, फिर उसके बाद नीचे पैरों का जो है वो जो है वो कंट्रोल करना जो है वो सीख रहे। इस तरह से हेड टू टेल जो है या हेड टू टो जो है बच्चे का डेवलपमेंट होता है। दिस इज कॉल्ड सिफेलिक ऑर्डर। आप सिर याद रख सकते हैं, सिफेलिक से सिर से जो है वो पैर की तरफ, ओके। और प्रॉक्सिमो डिस्टल, डिस्टल का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसा है, डिस्टेंस है गाइस सेंट्रल टू आउटर वर्ड, है ना, अंदर से बाहर की तरफ। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये सेंट्रल टू आउटर वर्ड का क्या मतलब है कि बच्चे का पहले जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डेवलप होगा, और बाद में गाइस जो है अदर बॉडी पार्ट्स, हाथ पैर, है ना, ये बाकी चीजें जो है वो बाद में। पहले ये स्पाइनल कॉर्ड जिसके ऊपर पूरी बॉडी जो है उसकी वो खड़ी होगी। इसका एग्जांपल हम लोग एक और उससे ले सकते हैं। आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें हम लोग दूध के दांत की बात कर रहे हैं और किस तरह से बच्चों के जो है वो टीथ का डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ मंथ्स भी दिए रखे हैं कि 6 to 12 जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे सॉरी मैं इसको बड़ा करने का प्रयास कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए कि क्या बोल रहा है कि सेंटर में पहले जो बच्चे के दांत आते हैं देखो बिल्कुल सामने बीचों बीच आते हैं, है ना, 2 दांत आएंगे, फिर उसके साथ वाले, फिर उसके और आगे के, और फिर लास्ट में जो है वो बच्चे की जो इसको आप लोग बोलते हैं रूट वाली जो है जड़ें जिसे बोलते हैं वो आती हैं। तो ये कैसा हो रहा है, ये आपका कैसा हो रहा है, इसको हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेंट्रल टू पेरिफेरी, है ना, सेंट्रल टू, ये सेंट्रल के दांत हैं, और फिर इस तरह से किस तरह से आउटर, आउटर वाले जो है दांत जो है बच्चे के आते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल से गाइस आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, दोनों पिक्चर्स को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थोड़े से कंसेप्ट जो है, आप बस डिफरेंस आप सिफेलिक ऑर्डर का याद रखिएगा। तो सिफेलिक का सिर से पैर की तरफ होता है, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल आपको अपने आप ही डिस्टेंस सेंट्रल टू आउटर वर्ड, है ना, सेंट्रल टू पेरिफेरी। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बच्चे का किस तरह से गर्दन संभालने से लेकर के बच्चा किस तरह से चलने की बात कर रहे हैं, और इसमें दांतों का बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सेंट्रल से लेकर के कैसे साइड के, फिर आगे के, और फिर लास्ट वाले जो आते हैं। तो इस तरह से आपको, आई होप कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कंफ्यूज करता है अक्सर स्टूडेंट को। तो आई होप ये क्लियर होगा गाइस, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वो कहते हैं कि जो विकास है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से ही जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है। कैसे प्रभावित होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को, गाइस इस टॉपिक को, हमारा जो अपकमिंग टॉपिक है नेचर और नर्चर, उसमें हम लोग और भी अच्छे से समझ लेंगे गाइस, और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या कहते हैं कि बच्चे का जो विकास है उसमें दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें हमेशा से बहस छिड़ती रहती है कि दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसा है। तो ये आंसर आप तब दे पाएंगे जब आप ये बताएंगे कि एक परिवार को चलाने के लिए मम्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पापा।
है ना? एक गाड़ी के चलने के लिए पटरी कौन सी वाली जो है वो लेफ्ट वाली या राइट वाली कौन सी इंपॉर्टेंट है? अगर आप इनका जवाब दे पाएंगे तो आप बहुत अच्छे से, मम्मी पापा में से कौन ज्यादा प्यार करता है, अगर हम इनका जवाब दे तब जवाब दे पाओगे कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एनवायरमेंट। जैसे इनका उनका कोई आंसर नहीं, उनका यही आंसर निकलेगा कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के बिना एक भी नहीं चल पाएगा। तो इसी तरह से इसका भी यही इंपॉर्टेंट जो है जवाब है कि डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप हेरिडिटी है, हेरिडिटी होती क्या है? ट्रेट्स दैट आर पास डाउन फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, बायोलॉजिकल, है ना, जीन्स के द्वारा हमें जो है वो पेरेंट्स के से जो भी ट्रेट्स मिलते हैं। और एनवायरमेंट क्या होता है गाइस? एवरी अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट देन हेरिडिटी, हेरिडिटी के अलावा जो भी चीज होती है वो सब कुछ एनवायरमेंट है। क्लियर? और हेरिडिटी क्या होती है? वो सारे ट्रेड्स जो हमको पेरेंट्स से बायोलॉजिकली उनके जीन्स के माध्यम से जो है वो मिल रहे हैं। तो हेरिडिटी एनवायरमेंट क्लियर है। तो इन दोनों का कहते हैं डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेरिडिटी हमारे जो है, हम बच्चे का फेस अपीयरेंस कैसा होगा, कलर कैसा होगा, हेयर कलर कैसा होगा, ये सारी चीजें हमें जेनेटिकली जो है वो पेरेंट्स से मिल रही हैं, है ना। और इसी तरह से एनवायरनमेंट, बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है, कौन से एनवायरनमेंट में बच्चा पल रहा है, आस पड़ोस की बात करें हम लोग, तो ये सारी चीजें किस में आ रही हैं? आपकी एनवायरनमेंट में आ रही हैं। तो दोनों का बच्चे के विकास पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। नाउ नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। वो कहते हैं विकास जो है वो अनुमानित होता है, हम अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपने माइलस्टोन्स पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से हमें पता है कि बच्चा जो है कंसेप्शन के बाद किस तरह से 2 महीने में क्या करेगा, 3 महीने में क्या कर सकता है, वो अनुमान हमने जनरल डेवलपमेंट पे लगाया है। जैसा हमने देखा कि लगभग 8 से 10 बच्चे जो है इस तरह का एज में, इस तरह का जो है बिहेवियर, इस तरह का जो है उनका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो बच्चा हुआ है, ये क्योंकि सब बच्चे ऐसा करते हैं तो ये भी इस एज में ऐसा ऐसा करेगा। तो हमें पता है कि बच्चा लगभग 6 महीने में बैठना सीख जाएगा, लगभग 7 से 8 महीने में जो है वो खड़ा होना, फिर सपोर्ट से चलना, है ना। 1 साल में लगभग जो है वो बच्चा चलना सीख जाता है। कुछ बच्चे इसमें फिर रेंज आती है, कुछ बच्चे 1 साल 12 महीने के बजाय 14 महीने में, 16 महीने में, 18 महीने तक भी चलना सीख जाते हैं। तो ये सब चीजें हम क्या है कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षमता, इनको हम ऑब्जर्व करके साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से अभी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमने अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट करा और हमने ये देखा कि बच्चे का आईक्यू जो है वो बिलो एवरेज है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी लर्निंग कैसी होगी, इसकी मेमोरी कैसी हो सकती है, इसका डेवलपमेंट में कैसा कैसा इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये कितना सीख पाएगा। तो ये सारी क्या है हमारी, ये किस बेसिस पे है? ये हमारी ऑब्जर्वेशन के बेस पे, ये हमारे कुछ टेस्टिंग के बेसिस पे है। तो इसलिए कहते हैं डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, विकास को हम जो है वो अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि अर्ली डेवलपमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट में। तो ये अर्ली डेवलपमेंट होता क्या है, प्रारंभिक विकास क्या होता है? हम लोगों ने सबने गाइस स्पेशल एजुकेशन में कभी ना कभी अर्ली इंटरवेंशन की बात सुनी होगी, अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन की बात सुनी होगी। बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो कि सॉरी, असेसमेंट करते हैं, है ना। अर्ली 0 to 6 years की जब हम लोग बात करते हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव मोर इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट। ये स्टेज जो है वो बड़ी क्रूशियल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। और इस स्टेज में जो भी डेवलपमेंट होता है गाइस, वो उसका आने वाले समय में पूरी लाइफ पे जो है वो बहुत गहरा जो है इम्पैक्ट होता है। ऑल्दो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लगातार चलता रहेगा, लेकिन जो शुरुआत में जो डेवलपमेंट होता है उसका इफेक्ट जो है वो आने वाले जो सालों में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। लाइक न्यूट्रिशन की बात करें, कैसा बच्चे को बचपन में किस तरह से उसको न्यूट्रिशन दिए जा रहे हैं, किस तरह से खाना पीना है उसका, है ना, कैसा उसका प्रभाव, उसकी बॉडी कैसे विकसित होगी, उसका दिमाग कैसे विकसित होगा, ये सारी चीजों पे जो है वो बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। इमोशनली हम बच्चे को किस तरह का इमोशनल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एक्सपीरियंस दे रहे हैं बच्चे को। अगर फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को कहीं जाने नहीं देते हैं, सिर्फ घर में ही बंद रख रहे हैं, तो वो उसका जब बड़ा होएगा तो उसके अंदर वो सोशल जो
रिलेशन है, कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है ना? ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर वे में डेवलप नहीं होंगी। कल्चरल एक्सपीरियंस आप बच्चे को बचपन से नहीं देंगे, तो आगे जाकर के कोई न एक्सपीरियंस को जो है वो अनुभव नहीं कर पाएगा, उसका बेनिफिट जो है वो नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ है कि जनरली हम लोग कहते हैं, जो चीज़ बचपन में बच्चे ने सीख ली है, वो उसके दिमाग पर गहरा प्रभाव डालेगी। तो आप बच्चे को अगर हम घर में देख रहे हैं कि हर रोज़ जो है वो मिसबिहेव किया जाता है, गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसके दिमाग पे वो गहरा असर डालेगा। तो आप देखेंगे कि वही चीज़ें उसके बिहेवियर का भी पार्ट बनती चली जाएँगी। आप जैसी-जैसी उसकी हैबिट्स बचपन में अर्ली स्टेजेस पे बनाएँगे, वो वैसी ही डेवलप हैबिट जो है वो आगे भी विकसित होती चली जाएँगी। तो इसीलिए कहते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली प्रारंभिक जो वर्ष होते हैं, उनका विकास में बहुत ही अधिक महत्व जो है वो होता है। ठीक है? तो गाइस ये थे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जिन्हें हमने वन बाय वन चर्चा की है। आई होप ये क्लियर होंगे गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक तो जितने भी पेपर देखे हैं उसमें ये क्वेश्चन जनरली किसी ना किसी रूप में जरूर आता है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा गाइस, एक बार ना समझ आए 2-3 बार इसे देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगी, इससे पहले हम लोग ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफरेंस, है ना, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे वहां से चेक कर सकते हैं गाइस। माइलस्टोन्स भी हम लोग कर चुके हैं, उसे भी आप लोग देखिएगा। तो ये सारी चीजें जो आपको इस टॉपिक को समझने में जो है वो मदद करेगी। अपकमिंग टॉपिक गाइस नेचर वर्सेस नर्चर पर होगा। ठीक है? और बहुत ही बड़ा, बहुत छोटा सा सेशन होगा गाइस, अभी तक का शायद सबसे छोटा सेशन होगा। और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग जो है वो कंसेप्ट है। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द चैनल गाइस। और आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा और बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो यदि सेशन जो है आपको पसंद आया है गाइस, हेल्पफुल लगा है, तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास में वीडियोस के गाइस नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, तो प्लीज आप चेक करिए कि बेल आइकॉन आपने प्रेस किया है यानी कि वो देख लीजिएगा। ठीक है? तो stay tuned with the channel guys. Thank you so much. Thanks for watching. Thank you support for supporting.